दुनिया में तो बच्चों पर भी रहम नहीं है। उनको भी कुछ हो गया तो मेरे लिए तो जीते जी मैं तो खत्म ही। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज मैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहना ही किस प्रकार से मुश्किल हो रखा है। आज ऐसी ही एक घटना के साथ हम मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली बार भी दिखाया था, इसी क्षेत्र से सुल्तानपुरी का ये क्षेत्र है। हम आपको बता दें कि पहले यहाँ पर किस प्रकार से एक युवती के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद जब आरोपी जेल से छूटकर बाहर आता है तो उसके भाई को सरे बाजार बीच बाजार में गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उस वीडियो में भी आपने देखा था किस प्रकार से पूरा परिवार गमगीन था, रो रो कर बुरा हाल था और मोहल्ले के सारे लोग भी उस वक्त यहीं पर मौजूद थे जिस वक्त हमने आपको वो वाली खबर दिखाई थी। परंतु आज इस कदर वो परिवार परेशान हो चुका है। महज 3-4 दिन ही हुए हैं इस घटना को। अब मेरे पीछे की पोस्टर देख पा रहे हैं, इस पे लिखा है ये मकान बिकाऊ है। मुसलमानों के आतंक की वजह से हीरा की हत्या के डर के कारण इस घर को बेचने पर ये परिवार मजबूर हो गया है। इस कदर से देश की राजधानी में दिल्ली में इस प्रकार से रहना मुश्किल हो रहा है लोगों का। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में जो प्रशासन इतने बड़े बड़े वादे करता है, सामाजिक सौहार्द की हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो या यूं कहें कि सामाजिक सौहार्द की जो डींगे हाँकी जाती है पूरी दुनिया में कि किस प्रकार से भाईचारा है, जो ये भाईचारा आज यहाँ पर धरातल पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। केवल एक ही ये घटना इतनी बड़ी बन चुकी है यहाँ पर। आइए जो भी पूरा इसको लेकर विश्लेषण है, परिवार का इस पर क्या कहना है, जो मजबूर हो चुका है परिवार, क्या कुछ कारण है, ये आपको परिवार वालों से ही सुनवाते हैं। आपको सीधा उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। मैडम, पिछली बार जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी, जिस दिन सर की मृत्यु हुई, तो उस दिन आपने बताया था कि हिंदू एक नहीं होते। अब ये नौबत आ गई है हिंदुस्तान की राजधानी में कि आपको घर के बाहर लिखना पड़ रहा है ये मकान बिकाऊ है। तो उसके बाद भी क्या समाज ऐसे ही कटा हुआ है या आप लोगों के सपोर्ट में कोई आया है? अभी भी लग तो रहा है कि सपोर्ट में है, बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी हमारी कोई गलती नहीं है। तो रात दिन हमारे पर अत्याचार करता था, धमकियाँ देता था, गाली गलौज निकालता था, तो पूरा मोहल्ला देखता था कि ये कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे हैं। और ये इतने भी चौड़ा होता जा रहा है, बहुत धमकियाँ देता है मारने की। और कभी ना कभी हमारे लिए भी ये खतरा बन सकता है, कल इनको कहेगा, कल हमारे को भी कहेगा। फिर भी चुप होकर बैठ गए। और जब ये वारदात हो गई ना तो इनको पूरा विश्वास हो गया कि ये रहना यहाँ अच्छा नहीं है, ये करेगा जरूर कुछ ना कुछ। इसलिए इन्होंने से हमारे मोहल्ला समाज एक होने का फैसला कर लिया कि हम इसको यहाँ बसने नहीं देंगे, मुसलमान को। हम पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे आपके घर को, और हम ये विश्वास सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो अंदर बैठा बैठा भी इतनी राजनीति चल रहा है, पूरी इसको अभी भी सपोर्ट है। वो अभी भी नहीं डर रहा है कि मुझे कुछ कोई करेगा। वो अभी भी खतरा है हमारे लिए। बेशक वो अंदर बैठा है, पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको कहता था, ये डीलरों के पास भागते थे घर बेचने के लिए, तो इनको कोई कह देता था कि हीरा भाग रहा है घर बेचने के लिए, तुम तो तो ये कह रहा है मैं भागने दो, वो मैं बेचने दूंगा तभी तो वो बेच पाएगा। अच्छा, वो यहाँ से घर भी आप लोगों को बेचने नहीं दे रहे और चैन से रहने भी नहीं दे रहे। हाँ, तो डीलरों से इन्होंने बात करके इतना परेशान हो रखे थे, उनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। कब मैं किराए पे घर पे अपनी घर भी छोड़ के चले गई, इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों के लिए हम किराए पे घर लेके हमको वहाँ छोड़ दिया। और ये डीलरों के पास जाना था, इनकी वजह से ये आना जाना, यहाँ आना जाना लगा रहा था उनका। मैंने उनको बोला आप वहाँ मत जाओ, वो धमकियाँ देता है, पता नहीं क्या करवा लेगा, अंदर बैठा बैठा ये रेप के केस में अंदर बंद था। तो मैं कि आएगा तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो इन्होंने इतना नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कांड वो आते ही कर देगा। आएगा तो इतना वो थोड़ी करेगा, वो भी तो बाल बच्चे वाला, उसके भी बच्चे हैं, परिवार है। तो ऐसा सोचा नहीं था उन्होंने। इनको पता चलता ना कि डीलरों से बात हो रखी है, वो वहाँ जाके उनको भड़का देता, घर बेचोगे तो यह भी अच्छा नहीं होगा, मैं तो वैसे भी बिकेगा तो भी मारूंगा, नहीं बिकेगा तो भी मारूंगा इनको, तो ये मैं बिकने नहीं दूंगा। तो उन्होंने ना ये क्या, फिर हम उन्होंने क्या करे, वो दोनों तरफ से टूट गए थे। एक तो धमकियाँ मिल रही थी, एक घर बिक नहीं रहा था। बहुत उन सर दिमाग में प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में बहुत है। ज़्यादातर अपने परिवार पे सोचने लग गए थे क्या होगा, ये करेगा क्या, मारेगा। तो इस बात पे वो घर पे उतरना, नीचे उतरना उन्होंने बंद कर दिया था, ये छूट के आया तो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो नीचे उतरना ही पड़ता है, क्या पता ही नहीं। फील्डिंग लगा के रखी थी, पूरी तैयारी करके रखी थी, पूरी मुखबर छोड़ रखे थे कि ये उतरेगा, कहाँ जा रहा है, कहाँ कौन से ठिए पे खड़ा होगा, उसको पूरी सपोर्ट, सब बातें कैच कर रहा था ये।
वो कभी उस रोड पे जाते नहीं थे। उस दिन ये रोड पे गए तो किसी ने उसको देख लिया नीचे उतरते हुए। ये गए, उनको पूरी तरह से पूरी बात मिल गई कान में। पूरी तैयारी के साथ वो पहले से ही साजिश रच के बैठा था कि हीरा उस तरफ खड़ा है। अभी आप लोगों का क्या फिर विचार है? आप लोग अभी भी यहाँ से जाना ही चाहते हैं कि समाज के जाना सपोर्ट के नहीं बाद चाहते रुकेंगे? बाबूजी, हम नहीं रहना चाहते। हमारा तो जो बोलने वाला था वो तो चले गए। फिर इतने इतने छोटे बच्चे क्या लड़ाई करेंगे? आजकल की दुनिया में तो बच्चों पर भी रहम नहीं है। उनको भी कुछ हो गया तो मेरे लिए तो जीते जी मैं तो खत्म ही हूँ। मैं तो इनका भी दर्द सहन नहीं कर पा रही है। कह रही मौत मुझे भी दे दो, मैं भी मर जाऊं। मतलब आपको तो हौसला रखना पड़ेगा, 3 बच्चे हैं आपके छोटे अभी, उनकी भी परवरिश का सवाल है। इसने इतना अच्छा समझा था आना जाना कि वो हमने ये भूल गए थे कि ये मुसलमान है, औकात दिखाने बगैर नहीं रहेगा। वो बात हमने भूल गए कि हिंदू में इतनी बुद्धि तो है नहीं, रहम वाले। इसकी तरह दगाबाज होते तो वो भी थोड़ा, हम भी ऐसा सोचते, पर हमने अपने परिवार की तरह समझा। वो पूरे भेद आना जाना लड़कियों के साथ इतना तक पहुंच गया, ये तो भी हमें पता नहीं चलना दिया। जब पता चला तो भाई है, इनके खिलाफ तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई ऐसा भाई नहीं है तो अपनी बहन के साथ इसको बर्दाश्त करेगा। उन्होंने सिर्फ ये ऑप्शन उठा लिया, लड़े तू मैं भी होगी तो भाई तुमने ऐसा करा है, ठीक है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहा भाई मार दे, जिस दिन तू मारेगा तो वो भी तू अपने आप ही सूख पाएगा मुझे मार के। पर तू तो कोर्ट में जेल में जाएगा, तूने मेरी बहन के साथ गलत गलत करा है। तिब्बन हो गया तो कि मेरे को, अगर मैं जेल में जाऊंगा ना तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। मैं तो सिर्फ जेल में ही जाऊंगा, लेकिन तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे। इतना तब उंगली दिखाते, गर्दन या बुद्धि भी पकड़ दी थी कि तुम्हारा कोई मोहल्ले वाला कोई गुजराती अगर कोई बोल गया ना तो जो आएगा मेरे बीच में मैं उसको मारूंगा। और मारा भी दूसरे आदमी को, बेचारे का कोई कसूर भी नहीं था। उसको भी उसने बेचारे ने, लड़ाई झगड़ा होता वो भी बीच में ही था, उसको भी उसने नहीं बख्शा, उस पर भी फायरिंग कर दी। उनकी अभी जान बच गई है कि उनकी भी मृत्यु? हॉस्पिटल में सीरियस है, इसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है। वैसे जैसे आधा मुर्दा इंसान होता है वैसे पड़ा है। उनकी भी तो जिंदगी क्या करे, दो ही मर्डर है और क्या है। तो पूरा प्लानिंग के साथ उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लोगों ने बताया, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी थी। वो अकेले थे, ये 3-4 जने हो गए। क्या करे वो बचने, उनको लगने के बाद भी कि मारते रहे, लेकिन मैंने कहा उनको छुड़वाया किसी ने नहीं। इतना सब कुछ हो गया हमारे को पता नहीं। वहाँ इनको चक्कू वक्कू गोली मार के वो यहाँ आके भी लठ लेके खून के हाथ हुए, गली से भाग रहा ना तो लोग देख रहे, उसके हाथ में खून लगा हुआ और डंडे से लाठी लेके यहाँ चौड़ा हो रहा है, कह रहा बाहर निकलो सारे खानदान को खत्म कर दूंगी। अब इनको तो ये भी पता नहीं कि उनका वहाँ पे गोली मार के हत्या करके मार के फेंक के यहाँ पे आके चौड़ा हो रहा है। ये तो यहाँ से लड़ाई करने लगे। वो तो लोगों ने बाद में बताया कि आपका लड़का वहाँ पार्क में पड़ा है, तो वो भी नहीं जाने दे रहा ले जाने हॉस्पिटल। वहाँ भी मारने की कोशिश करा, लड़के ले जा रहे उनको धमकियाँ दे रहा और गर्दन पकड़ी। मेरी जिठानी के कपड़ों तक यहाँ से फाड़ दिए, चुन्नी खींच के ले ली और गंदी गंदी गालियाँ बकी मेरी जिठानी को भी। और मेरे जेठ के लड़के को भी मार पकड़ने के मारे वो पता नहीं कैसे निकल गए वो बाइक पे। उसकी माँ वगैरह पूरी सपोर्ट थी। उसकी माँ इतनी बोलती थी, गाली गलौज बहुत, रोज लड़ाई का करती थी मूड, लेकिन तो भी हम चुप करके बैठे रहते थे कि भाई घर बिक जाए ना हम चले जाएंगे, हमें किसी के मुंह नहीं लगना है। अपन ये तो पूरे इरादे पे थे, सिर्फ लड़ाई करने का इरादा था 24 घंटे कि ये कुछ बोलेंगे सिर्फ मारना है इनको, ये आवाज़ उठाए ना तो मारना है बस। तो आपने देखा कितना बुरा हाल है इनकी पत्नी का भी, जो मतलब इस वक्त खड़ी भी नहीं हो पा रही। हमने आपको तब भी पूरी रिपोर्ट दिखाई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, और तब भी आपने देखा था पूरा परिवार कितना गमगीन था, माता का और जो उनकी पत्नी है, बहनों का क्या हाल था। और आज भी वही हाल बिल्कुल वैसा ही है, जिस प्रकार से वो अभी भी लेटी हुई है, खड़ी नहीं हो पा रही है। बहुत ही गमगीन है पूरा परिवार। और जैसा कि आपने देखा कि परिवार मजबूर हो चुका है, जो उन लोगों ने आतंक फैलाया, इरफान जिसका नाम बताया जा रहा है, पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद इनके भाई इनको गोली मार दी, उस लड़की के भाई को जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया था। और अब परिवार को इस कदर तक सता दिया गया है कि हिंदुस्तान की राजधानी में, दिल्ली में, उनको अपने घर के बाहर लिखना पड़ रहा है कि ये मकान बिकाऊ है। मुसलमानों के डर के कारण वो यहाँ से घर छोड़कर जाना चाह रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है प्रशासन के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए भी कि उनकी मौजूदगी में भी इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और घटना होने के बाद भी जो अपराधी है वो इस कदर तक जेल के अंदर से भी फील्डिंग लगा रहा है इन लोगों के लिए, इनको घर ना बेचने दे रहा है और इस कदर मजबूर भी कर रहा है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। इतना इस परिवार को प्रशासन
के होते हुए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस के होते हुए इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों कड़ी से कड़ी सजा उस अपराधी को नहीं दी जाती जिसने एक परिवार से उसका चिराग छीन लिया, इकलौता कमाने वाला छीन लिया और उसके बाद भी परिवार को इस कदर से परेशान करके रखा हुआ है। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और जो पुलिस वाले अपनी आंखें और कान बंद करके बैठे हैं वो लोग एक्शन लेने पर मजबूर हो और कठोर से कठोर दंड उस व्यक्ति को दिया जाए जिसने एक भरे पूरे परिवार का ये हाल कर दिया। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।